नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस लाइव क्लास के अंदर। आइए, आज हम शुरू करते हैं राजस्थान की कुछ सभ्यताओं के बारे में देखते हैं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए कि सभ्यता, तो सभ्यता हमारे कितने प्रकार की है। एक तो है पाषाण युग की, पाषाण युगीन सभ्यताएं। सबसे पहले अगर कोई सभ्यताएं आती है तो वो है आपके पाषाण युगीन सभ्यताएं। इसके बाद में आती है आपके ताम्र युगीन सभ्यताएं। ताम्र युगीन सभ्यताएं। फिर ताम्र युगीन सभ्यताओं के बाद कांस्य युगीन सभ्यताएं। कांस्य युगीन सभ्यताएं। इसके बाद में वैदिक सभ्यता आ गई थी, और वैदिक काल में जिस धातु की खोज की गई थी वो धातु थी लोहा। तो बाद में आ जाएगी आपके लोहा युगीन सभ्यताएं। लोहा युगीन सभ्यताएं। फिर आपके वैदिक काल आ गए। वैदिक काल के बाद जो आपके काल आता है वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल। इसके बाद में एक अलग अलग भागों में बंट गया था। 16 महाजनपद थे, और उन 16 महाजनपदों में एक श्रेष्ठ जनपद हुआ, एक बड़ा जनपद हुआ, शक्तिशाली जनपद हुआ, मगध महाजनपद। और उस मगध महाजनपद पर एक राजवंश आता है जिसका नाम है मौर्य राजवंश। फिर आप बोल सकते हैं मौर्य काल। इसके बाद में मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल। फिर एक बड़ा राजवंश आया जिसे हम जानते हैं गुप्त राजवंश के नाम से। तो अगला आ गया गुप्त वंश, और फिर क्या आ गया गुप्तोत्तर काल। ये अपने जो प्राचीन इतिहास है उसके अपने टॉपिक हो गए। पाषाण युगीन सभ्यताएं, कांस्य युगीन सभ्यताएं। पाषाण युगीन सभ्यताएं, कांस्य युगीन सभ्यताएं, लोह युगीन सभ्यताएं, महाजनपद काल, मौर्योत्तर काल, फिर आपके गुप्त काल, और फिर गुप्तोत्तर काल। ये आपके हो गए प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंदर अपने ये टॉपिक पढ़ते हैं। आज अपने देखते हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं।
तो चलिए फिर अपने आज अब शुरू करते हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में देखते हैं। पाषाण युग की बात की जाए तो इसके अंदर मानव ने पत्थर से औजार वगैरह बनाने सीखे थे, सभी पत्थरों का उपयोग किया करते थे। फिर मानव द्वारा खोजी गई जो पहली धातु है वो है तांबा, तो ये आपके ताम्र युगीन सभ्यताएं हो गई। तांबे के अंदर जब टिन मिलाने लगे तब क्या होगी, कांस्य युगीन सभ्यताएं। लोहा खोज लिया तो लोहा युगीन। महाजनपदों के इसमें महाजनपद काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। अपने शुरुआत करते हैं पाषाण काल से। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं शुरुआत कहां से करते हैं, पाषाण काल से। ये जो सभ्यता वगैरह खोजने का जो काम करते हैं, इस विभाग का नाम होता है पुरातत्व विभाग। इसके पहले दो चार जानकारी देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग, और ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग है इसकी स्थापना की गई थी 1861 के अंदर। 1861 ईस्वी के अंदर किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। स्थापना किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किन्होंने की है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब की है, 1861 ईस्वी के अंदर। अपने राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग, राजस्थान पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1872 के अंदर। 1872 में इसकी स्थापना की थी। और राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की थी, जो इसके जनक है, उस बंदे का नाम है एल कार्लाइल। एल कार्लाइल ने राजस्थान पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, और राजस्थान पुरातत्व विभाग का जो जनक है उसका नाम है एल कार्लाइल। उसका नाम क्या है, एल कार्लाइल। अब अपने आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पाषाण काल के अवशेष। पाषाण काल, ये जो पाषाण काल है इसके अंदर पत्थरों का प्रयोग किया गया। पत्थरों के औजार वगैरह बनाए जाते थे, पत्थरों के हथियार होते थे, और इसके जो अवशेष मिलते हैं वो मिले थे सबसे पहले C.A. हैकेट को। C.A. हैकेट को जयपुर व इंद्रगढ़ बूंदी से। C.A. हैकेट को जयपुर व इंद्रगढ़ बूंदी से हस्त कुठार मिले। हस्त कुठार, हस्त कुठार क्या होता है, ये होती है पत्थर की कुल्हाड़ी। पत्थर की कुल्हाड़ी। C.A. हैकेट को इंद्रगढ़ बूंदी व जयपुर से क्या मिले, हस्त कुठार मिले, यानी पत्थर की कुल्हाड़ी मिली। ये किस काल के हैं, आपके पाषाण काल के। ऐसे ही कुछ अवशेष एक सर्वेक्षण विभाग के कार्यकर्ता थे जिसका नाम था सेटनकार। सेटनकार को ऐसे ही उपकरण झालावाड़ से मिले। झालावाड़ से प्राप्त हुए, और बी ओलचिन को जालौर से प्राप्त हुई।
पाषाण युग के जो अगर औजारों की बात की जाए तो C.A. हैकेट को इंद्रगढ़, बूंदी और जयपुर से क्या मिले, हस्त कुठार यानी पत्थर की कुल्हाड़ी वगैरह औजार मिले। ऐसे ही औजार सेटनकार को झालावाड़ से प्राप्त हुए और बी पॉलसिन को कहां से प्राप्त हुए, आपके जालोर से प्राप्त हुए। ये पत्थर या पाषाण युगीन सभ्यता के जो उपकरण मिले थे। अगर इसकी देखे जाए कि स्थान कौन कौन से है, सेंटर कौन कौन से है आपके पत्थर या पाषाण युगीन सभ्यता के, प्रमुख केंद्र कौन कौन से है। राजस्थान में अगर इसका प्रमुख केंद्र देखा जाए तो वो है बागौर भीलवाड़ा के अंदर। बागौर कहां पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान में अगर सबसे पहले मनुष्य हलचल कहीं पर दिखाई देती है या मानव ने अपने रहने के लिए अगर कोई स्थान बनाया था तो वो कहां पर है, बनास नदी के आसपास और बागौर के आसपास ये क्षेत्र आपको प्राप्त होता है। ये एक इसे बोला जाता है प्राचीन सभ्यताओं का पालना। प्राचीन सभ्यताओं का पालना शुरुआत हुई है यहीं से। अगर प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत कहीं से हुई है राजस्थान के अंदर तो वो बागौर के आसपास से हुई है, बनास नदी के आसपास के क्षेत्र से हुई है। किस नदी के किनारे है बागौर सभ्यता, ये कोठारी नदी के किनारे है। कोठारी नदी के किनारे बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे है। इस बागौर सभ्यता का जो उत्खनन किया था वो किया था V.N. मिश्र ने, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। उत्खनन करता बागौर सभ्यता के उत्खनन करता है वीरेंद्र नाथ मिश्र। वीरेंद्र नाथ मिश्र किस सभ्यता के उत्खनन करता है, बागौर सभ्यता के उत्खनन करता है। और भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान पड़ता है महासतिया, वहां से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। साक्ष्य क्या क्या मिले हैं यहां से, साक्ष्यों की अगर बात की जाए तो बागौर से एक तो पत्थर युगीन या पाषाण युगीन सभ्यताएं हैं, तो यहां से मिले हैं पत्थर के छोटे हथियार। पत्थर के छोटे हथियार व उपकरण, पत्थर के छोटे हथियार व उपकरण। इसके अलावा पशुपालन के अवशेष, पशुपालन के अवशेष भी कहां से प्राप्त हुए, आपके बागौर से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कृषि के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। कृषि के अवशेष वो भी कहां से प्राप्त होते हैं, आपके बागौर से प्राप्त होते हैं। यहां पर एक तांबे की सुई मिली है, बागौर से क्या मिली है, तांबे की सुई। यानी इससे पता चलता है कि पाषाणकालीन सेंटर भी था और लगातार फिर पाषाण के बाद ताम्रकालीन सभ्यता का भी भाग रहा है। तो इससे क्या मिली है, तांबे की छेद वाली सुई, बाकायदा से छेद है, तांबे की छेद वाली सुई। आपके बागौर से क्या प्राप्त हुआ है, तांबे की छेद वाली सुई भी प्राप्त हुई है। यह आपके बागौर सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है इस सभ्यता को। और यहां से आप किस नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे। उत्खनन करता वीरेंद्र नाथ मिश्र थे, इसके 1967-68 में इसका उत्खनन किया था। पत्थर के हथियार व उपकरण मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के अवशेष मिले हैं और यहां से तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त हुई है। तो यह सभ्यता पाषाण काल से प्रारंभ होती है और ताम्र सभ्यता तक ये चलती है, ताम्र सभ्यता तक इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी पाषाण काल का एक दूसरा सेंटर मिलता है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहां पड़ता है, आपके बाड़मेर के अंदर।
तिलवाड़ा, बाड़मेर, ये भी पाषाण युग का एक सेंटर है, पाषाण काल का एक स्थान है। किस नदी के किनारे है? लूणी नदी के किनारे। जो नदी है वो है लूणी नदी। लूणी नदी के किनारे। यहां से क्या प्राप्त होते हैं? यहां से भी वही प्राप्त होते हैं आपके लघु पाषाण उपकरण और इसके उत्खननकर्ता वही आपके वीएन मिसर, वीरेंद्र नाथ मिश्र क्या थे इसके उत्खननकर्ता। क्या प्राप्त होता है यहां से? वही आपके लघु पाषाण उपकरण। साक्ष्य अगर देखा जाए तो इसमें क्या मिलेगा आपको? लघु पाषाण उपकरण। इसके अलावा और क्या मिला? कृषि व पशुपालन के अवशेष। कृषि व पशुपालन के अवशेष। और क्या मिला है यहां से? यहां से मिला है अग्निकुंड, फायर अल्टास। अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। कहां से? तिलवाड़ा, बाड़मेर से। ये जो आपके स्थान है ये कहां के स्थान है? पाषाण युग के या पाषाण काल के स्थान है। इसके अलावा और भी मिलते हैं जिसमें आपके आ सकता है पुष्कर, अजमेर के अंदर भी मिलते हैं इसके अवशेष पाषाण युग के या पाषाण काल के। जायल व डिडवाना नागौर में भी मिलते हैं। यहां से आपके क्या मिलते हैं? पाषाण युग के अवशेष मिलते हैं। तो सबसे पहले अपने कौन सी सभ्यता देखी? बागोर सभ्यता पाषाण काल का एक स्थान है, पाषाण युगीन सभ्यता का एक भाग है। प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। कोठारी नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन करता है वीरेंद्र नाथ मिश्र। क्या क्या मिले? यहां से पत्थर के छोटे हथियार व उपकरण, पशुपालन के अवशेष, कृषि के अवशेष, तांबे की छेद वाली सुई। इसके बाद में हमने अगली सभ्यता देखी तिलवाड़ा सभ्यता। और तिलवाड़ा सभ्यता कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। तिलवाड़ा सभ्यता कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। इसमें क्या प्राप्त होता है? ये एक तो लूणी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा इसके उत्खनन करता है वीरेंद्र नाथ मिश्र। यहीं से वही चीजें प्राप्त होती है लघु पाषाण उपकरण, कृषि व पशुपालन के अवशेष। एक अलग चीज जो प्राप्त होती है वो है अग्निकुंड। अग्निकुंड यहां से प्राप्त होता है। इसके अलावा अपने बूढ़ा पुष्कर अजमेर के अंदर है। जायल व डीडवाना नागौर के अंदर भी आपके पाषाण युगीन सभ्यता के स्थान मिलते हैं। अब अगला जो आपके सभ्यता आएगी वो आएगी आपके फिर ताम्रकालीन सभ्यता या ताम्र पाषाण सभ्यता। नेक्स्ट जो देखते हैं वह है ताम्र युगीन सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यता यानी मानव ने जो सबसे पहले धातु खोजी थी वो कौन सी धातु थी? तांबा धातु थी। तो इस समय जो सभ्यताएं पनपी वो कौन सी सभ्यता होगी? ताम्र युगीन सभ्यता। इसमें जो भी मिलेगी वो भी आपको नंबर 1 पर मिलती है आहड़। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहां पर स्थित है? उदयपुर के अंदर। आहड़ सभ्यता स्थित कहां पर है? उदयपुर के अंदर। किस नदी के किनारे होगी? तो ये जो आहड़ सभ्यता है ये है आयड़ नदी के किनारे। आयड़ नदी के किनारे। उदयपुर में एक नदी है
जिसका नाम है आयड़ नदी। वही आयड़ नदी जब उदय सागर झील में गिर जाती है तो आगे उसका नाम हो जाता है बेड़च नदी, यानी आयड़ या बेड़च नदी दोनों एक ही है। उदय सागर झील से पहले इस नदी को बोला जाता है आयड़ नदी और बाद में क्या बोला जाएगा आपके बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। ये जो आपके आहड़ सभ्यता है इसकी खोज की थी वो की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल ने, जिन्हें आरसी अग्रवाल के नाम से जाना जाता है। और इसका जो उत्खनन किया था वो सबसे पहले किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। उत्खनन सबसे पहले किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास। इसके बाद में किया रतन चंद्र अग्रवाल ने। इसके बाद में क्या था हंसमुख धीरज सांकलिया। हंसमुख धीरज सांकलिया ने। और बाद में आपके किया था वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। सबसे पहले जो उत्खनन किया था वो किया था आपके अक्षय कीर्ति व्यास ने। खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। ये जो ताम्र सभ्यताएं हैं इनकी खोज किन्होंने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने इनकी खोज की थी। इस आहड़ का एक उपनाम मिलता है या प्राचीन नाम बोला जाए तो वो है आपके आगाटपुर। प्राचीन नाम, और आहड़ का प्राचीन नाम क्या मिलता है? आगाटपुर। आगाटपुर या इसे आहटपुर भी कहा जाता है। आठपुर या आगाटपुर आहड़ का ही क्या है? प्राचीन नाम है। इसका जो स्थानीय नाम मिलता है वो है दूलकोट। स्थानीय नाम, और इसका जो स्थानीय नाम है वो क्या है? दूलकोट। प्राचीन नाम आगाटपुर और स्थानीय नाम क्या मिलता है इसका? दूलकोट मिलता है। आहड़ है ये एक व्यापारिक केंद्र था। आहड़ एक कैसा केंद्र था? व्यापारिक केंद्र था। आहड़ एक कैसा केंद्र था? व्यापारिक केंद्र था। व्यापार होगा तो आसपास की सभ्यताओं से संपर्क होगा, तो इसका विदेशी सभ्यताओं से संपर्क था। विदेशी सभ्यताओं से संपर्क था। विदेशी सभ्यताओं से क्या था? इसका संपर्क था। किस सभ्यता का? आपके आहड़ सभ्यता का। यहां से क्या क्या मिले अगर साक्ष्य देखें अपने आहड़ सभ्यता के अंदर साक्ष्य, तो यहां से मिली है तांबा गलाने की भट्टियां। तांबा गलाने की भट्टियां मिली है। और तांबा गलाने की भट्टियां मिलने के कारण आहड़ को कहा जाता है ताम्रवती नगरी। आहड़ का एक नाम और फिर क्या आता है आपके? ताम्रवती नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। आहड़ के अंदर क्या मिली है? तांबा गलाने की भट्टियां। और क्या मिली है यहां से मिली है रंगाई छपाई उद्योग के साक्ष्य। रंगाई छपाई उद्योग के साक्ष्य। ठप्पे मिले हैं। रंगाई छपाई करने वाले यहां से क्या प्राप्त हुए? ठप्पे प्राप्त हुए। और यहां से पत्थर के बाट मिले हैं।
इसके अलावा लाजवर्द पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। पत्थर के बाट मिले हैं, लाजवर्द पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। बिना हत्थे वाले जल पात्र, बिना हत्थे वाले जल पात्र प्राप्त हुए हैं। और ये जो बिना हत्थे वाले जल पात्र हैं, ये ईरान से प्राप्त हुए हैं, ईरानी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इनका संबंध माना जाता है भी ईरानी सभ्यता से होगा। वहां से व्यापार के कारण ये जल पात्र यहां पर आ गए होंगे। जिन जल पात्रों की हत्था नहीं है वो कैसे हो गया, आपके बिना जल पात्र, बिना हत्थे वाले जल पात्र है। और इनका संबंध किससे दर्शाती है, ईरान से दर्शाती है। अपोलो का चित्र वाला सिक्का, अपोलो का चित्र वाला यूनानी सिक्का, चित्र वाला यूनानी सिक्का प्राप्त हुआ है। अपोलो यूनान के अंदर कहा जाता है भगवान सूर्य को, अपने आप पर भगवान सूर्य बोल देते हैं, वहां पर बोला जाता है अपोलो। तो अपोलो का चित्र वाला यूनानी सिक्का भी कहां से प्राप्त हुआ है, आपके आहड़ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा काले व लाल रंग के मृद बांड, काले व लाल रंग के मृद बांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। बड़े बर्तन हैं, काफी बड़े बड़े बर्तन हैं, अनाज रखने के काम में आते थे। तो और इन बर्तनों को कहा जाता था गोरे या कोट। इन बर्तनों को क्या कहा जाता, गोरे या कोट कहा जाता था। ये अनाज रखने के काम में आते हैं, गोरे या कोट कहा जाता था इन बर्तनों को। इसके अलावा आहड़ से मिली है बेल की मूर्ति, बेल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। कौन सा बेल है, बनास का बेल। कौन सा बेल है, बनासियन बुल या बनास का बेल है। मकानों की जो नींव थी वो तो उसके अंदर पत्थर यूज किए गए हैं। और ऊपर का जो ढांचा बनाया गया था वो किससे बनाया गया है, ईंटों का प्रयोग किया गया है। मकानों की नींव में आहड़ के अंदर मकानों की नींव में पत्थर का प्रयोग किया गया और ऊपर किसका प्रयोग किया गया है, ईंटों का। मकानों की नींव के अंदर पत्थर का प्रयोग और ऊपर ईंटों का प्रयोग किया गया। ईंटें भी कच्ची ईंटें हैं। कौन सी ईंटें हैं, यहां पर कच्ची ईंटें हैं। यहां से एक घर के अंदर 6 चूल्हे मिले हैं। एक घर में 6 चूल्हे, एक 2 मुंह वाला चूल्हा भी कहां से मिला है, आपके आहड़ से प्राप्त हुआ है। और ये जो चूल्हे मिले हैं इसका अनुमान लगाया जाता भी एक कैसी सभ्यता होगी, आपकी संयुक्त परिवार हो सकता है या हो सकता है भी यहां पर कोई सामूहिक भोजन वगैरह की व्यवस्था की जाती है। एक 2 मुंह वाला चूल्हा मिला है, 2 मुंह वाला चूल्हा, वो भी कहां से प्राप्त हुआ है, आपके आहड़ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आहड़ से एक सिलबट्टा मिला है। इसके अलावा गेहूं प्लस चावल प्लस जवार के अवशेष मिले हैं। गेहूं, चावल और जवार के अवशेष भी आपको आहड़ से मिल जाएंगे। यहां पर शव के साथ गहनों को दफनाया जाता था या गहने के साथ शव दफनाया जाता था। जो गहने पहने उनके साथ ही शव को दफना दिया जाता था। तो ये होगी अपनी आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता होगी, आहड़ सभ्यता। कैसी सभ्यता है, आपके तमर युगीन सभ्यता है, उदयपुर में स्थित है, आइड नदी के किनारे। खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने
उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, हसमुख धीरज सांकलिया और वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इसका क्या किया है, उत्खनन किया है। प्राचीन नाम है अगाटपुर, स्थानीय नाम है दुलकोट। यहां से बैल की मरण मूर्ति मिली है, 2 मुंह वाला एक चूल्हा मिला है, सिलबट्टा मिला है, गेहूं व चावल और ज्वार के अवशेष मिले हैं। आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था और इस सब का संबंध किससे था, विदेशी सभ्यताओं से इसका संबंध था। साक्ष्य के अंदर देखे जाए तो तांबा गलाने की भट्टियां मिली, इस कारण इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। रंगाई छपाई उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, पत्थर के बाट मिले हैं, लाजवंत पत्थर, और ये लाजवंत पत्थर कहां पर मिलता है, अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में लाजवंत पत्थर मिलता है, उसके मनके मिले हैं। बिना हत्थे वाले जल पात्र जो ईरान से प्राप्त हुए वैसे ही जल पात्र प्राप्त हुए हैं, तो इसका संबंध किससे हो गया, फिर विदेशी सभ्यताओं से। अपोलो का यूनानी सिक्का, अपोलो के चित्र वाला क्या मिला है, यूनानी सिक्का मिला है। इसके अलावा काले व लाल रंग के मृद भांड, बड़े मृद भांड है जिसके अंदर अनाज रखा करते थे और इन्हें क्या बोला जाता था, गोरे या कोट बोला जाता था। एक घर के अंदर आपके 6 चूल्हे मिले हैं। मकानों की नींव के अंदर पत्थरों का प्रयोग किया गया है और ऊपर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये हो गया आपके आहड़ सभ्यताएं। बात करते हैं ताम्र युगीन सभ्यता में दूसरा स्थान है जिसका नाम है गिलुंड। गिलुंड सभ्यता, ये जो गिलुंड सभ्यता है, ये गिलुंड स्थान पड़ता है, ये पड़ता है राजसमंद के अंदर। गिलुंड सभ्यता या जो गिलुंड स्थान है कहां पर पड़ता है, राजसमंद के अंदर आपके स्थित है। इसका जो उत्खनन किया था, उत्खनन इसका किया था बीवी लाल वी.एस. शिंदे, बीवी लाल वी.एस. शिंदे व ग्रेगरी पोसल द्वारा इसका क्या किया गया, उत्खनन किया गया। बीवी लाल बी.एस. शिंदे व ग्रेगरी पोसल ने किस सभ्यता का उत्खनन किया, आपके गिलुंड सभ्यता का उत्खनन किया। इसके अंदर से क्या मिला, अपने साक्ष्य क्या मिलते हैं गिलुंड सभ्यता से, वो अगर देखे जाए तो यहां से मिलते हैं पक्की ईंटों के अवशेष। यहां से क्या मिलते हैं, पक्की ईंटों के अवशेष मिलते हैं। और क्या मिलता है गिलुंड से, तो यहां पर मिलेंगे 5 प्रकार के मृद बांड, 5 प्रकार के मृद बांड। इसके अलावा यहां से मिले हैं मिट्टी की गोलियां, मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां मिली है। और इसके अलावा मिले हैं हाथी दांत की चूड़ियां, हाथी दांत की चूड़ियां। ये सभी चीजें कहां से मिली, आपके गिलुंड सभ्यता से प्राप्त हुई है। कौन कौन सी है, एक तो आपकी हाथी दांत की चूड़ियां है, 5 प्रकार के मृद बांड है और मिट्टी की गोलियां है। किस सभ्यता से मिली है, गिलुंड सभ्यता से आपको मिली है। इसका उत्खनन किन्होंने किया था, बीवी लाल वी.एस. शिंदे व ग्रेगरी पोसल द्वारा इसका क्या किया गया था, उत्खनन। कहां पर है ये राजसमंद दिल्ली के अंदर स्थित है। इतनी बातें अपने गिलुंड के बारे में ध्यान रखनी है। अगली जो सभ्यता है उसका नाम है बालाथल सभ्यता। नेक्स्ट जो सभ्यता है वो आपके बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता, तो आप कृपया कमेंट करके बताइए बालाथल कहां पर आता है, किस जिले में स्थित है। ये जो बालाथल है ये आपके आता है उदयपुर जिले के अंदर। बालाथल किस जिले में स्थित है, ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। इसका जो उत्खनन किया था वो क्या था, उत्खनन किया था
वीरेंद्रनाथ मिश्र ने, वीएन मिश्र ने इसका क्या किया था? उत्खनन। वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा इसका क्या किया गया है? उत्खनन किया गया है। अब हमने देखा कि ताम्र सभ्यताओं के अंदर आपकी आहड़ आ गई थी। आहड़ के अंदर में क्या मिली थी? तांबा गलाने की भट्टियां, लेकिन बालाथल से क्या मिली है? लोहा गलाने की भट्टियां। यहां से लोहा गलाने की भट्टियां मिली है। इसके अलावा और क्या मिला है? एक 11 कमरों का भवन, 11 कमरों का भवन, वो भी किस सभ्यता से मिला है? आपके बालाथल सभ्यता से मिला है। यहां से हमें एक नलकूप भी मिला है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिलती है बालाथल से, वो है एक सूती कपड़ा। यहां से क्या मिला है? हाथ से बुना हुआ कपड़ा, हाथ से बुना हुआ कपड़ा किस सभ्यता से मिला है? आपके बालाथल सभ्यता से। और ये थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हाथ से बुना हुआ कपड़ा राजस्थान के अंदर मात्र और मात्र 2 स्थानों पर मिलता है। एक आपके हो गया बालाथल उदयपुर से, और दूसरा है विराट जयपुर से। आपके क्या मिलता है? हाथ से बुना हुआ कपड़ा आपके कितने स्थानों से मिलेगा? 2 स्थानों से मिलता है। एक तो आपके बालाथल से और दूसरा कहां से मिलेगा? विराट जयपुर से मिलता है हाथ से बुना हुआ कपड़ा। इसके अलावा अगली जो सभ्यता आपने देखते हैं वो सभ्यता, ये 2 हो गई। पहले आपके गिलुड़ सभ्यता है जो राजसमंद जिले के अंदर स्थित है, और इसका उत्खनन किन्होंने किया था? बीवी लाल, बीएस सिंधे व ग्रेगरी पोसल द्वारा इसका क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। और दूसरी आपके बालाथल जो उदयपुर के अंदर स्थित है, इसका उत्खनन वीएन मिश्र द्वारा किया गया था। ये जो बालाथल सभ्यता, इसका संबंध हड़प्पा से भी बताया जाता है। ये अपने ज्यादा लोड नहीं लेना। एक सभ्यता है ओजियाना सभ्यता, नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां पे लिख दीजिए। नंबर 4 पर है ओजियाना सभ्यता। और ये जो ओजियाना सभ्यता है, ये है आपके भीलवाड़ा के अंदर। ओजियाना सभ्यता किस जिले में स्थित है? यह आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित है ओजियाना सभ्यता। और यहां पर जो उत्खनन किया था वो किया था बी.आर. मीणा ने। उत्खनन किया है बी.आर. मीणा द्वारा, इसका उत्खनन किया गया है। इसके अलावा बाद में आलोक त्रिपाठी ने भी किया था। आलोक त्रिपाठी ने यहां पर क्या किया है? उत्खनन किया था। ओजियाना से क्या मिलता है? यहां से गाय व बैल की मृण मूर्ति मिलती है। ओजियाना से क्या मिलेगा? आपके गाय व बैल की मृण मूर्ति, गाय प्लस बैल की मृण मूर्ति मिलती है ओजियाना से। इसके अलावा और कुछ इसमें कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। ये अपने कांस्य आपके ताम्र युगीन सभ्यता, जिसमें प्रमुख कौन सी? आहड़। इसके अलावा अगर एक और बड़ी सभ्यता देखें अपने ताम्र युगीन सभ्यताओं में, तो उसमें आएगी आपकी गणेशवर सभ्यता। नेक्स्ट है आपकी गणेशवर सभ्यता। नेक्स्ट है गणेशवर सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में नेक्स्ट है गणेशवर। गणेशवर सभ्यता, ये जो गणेशवर सभ्यता है ये कहां पर स्थित है? ये है नीम का थाना सीकर। नीम का थाना रेवासा सीकर के अंदर। रेवासा सीकर में स्थित आपकी कौन सी सभ्यता?
गणेश्वर सभ्यता, इसका जो उत्खनन किया था वो किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने। उत्खनन किया है रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा, या जिन्हें हम आरसी अग्रवाल के नाम से भी जानते हैं। रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका क्या किया है, उत्खनन किया है। और बाद में जो इसका उत्खनन किया था वो किया था विजय कुमार ने। विजय कुमार व रतन चंद्र अग्रवाल ने सभ्यता का, गणेश्वर सभ्यता का क्या किया है, उत्खनन किया है। इस सभ्यता से क्या क्या मिलता है, तो इसे बोला जाता है ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को बोला जाता है, गणेश्वर सभ्यता को बोला जाता है। यहां पर जो तांबा प्राप्त होता था वो होता था खेतड़ी व अलवर की खोदरीबा खानों से। तांबा कहां से प्राप्त होता था, एक तो खेतड़ी खान होगी और इसके अलावा खोदरीबा खान है अलवर के अंदर, वहां से आपको क्या प्राप्त होता था, तांबा। और यहां से निकाला गया तांबा लगभग पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में भेजा जाता था, अलग अलग स्थानों पे भेजा जाता था। अब यहां से मिला क्या है, तो यहां से जो भी वस्तुएं मिलेगी वो तांबे की मिलेगी। तो यहां से मिलती है दोहरी पेचदार पिन, तांबे की दोहरी पेचदार पिन। दोहरी पेचदार तांबे की पिन, दोहरी पेचदार क्या मिलती है, तांबे की पिन मिलती है। इसके अलावा यहां से मिलता है तांबे का मछली पकड़ने का कांटा, तांबे का मछली पकड़ने का कांटा। वो भी कहां से मिलता है, आपके गणेश्वर से मिलता है। इसके अलावा यहां से मिलते हैं तांबे के बाण व फरसे, तांबे के बाण व फरसे हथियार मिलते हैं। इसके अलावा यहां से मिलता है पत्थर का पुल, पत्थर का पुल, पत्थर का मकान, ये सभी वस्तुएं कहां से मिलती है, आपके गणेश्वर से मिलती है। तो कोई भी अगर पत्थर का पुल आ जाए, पत्थर का मकान आ जाए, तांबे की दोहरी पेचदार पिन आ जाए, मछली पकड़ने का कांटा आ जाए, ये सभी चीजें कहां से मिलेगी, आपको गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त होती है। और यहां पर तांबा कहां से निकाला जाता था, एक तो खेतड़ी और एक आपके अलवर के अंदर खान पड़ती है खोदरीबा, यहां से क्या प्राप्त किया जाता था, तांबा प्राप्त किया जाता था। ये आपके ताम्र युगीन सभ्यता, इन्हें इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ताम्रवती नगरी आहड़ को और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, क्योंकि यहीं से सबसे पुरानी मानी जाती है ताम्र युगीन सभ्यताओं में। और यहीं से तांबा निकालकर कहां पर, पूरी की पूरी सिंधु घाटी में आपके भेजा जाता था। इसके अलावा अगली जो अपनी सभ्यता पढ़ेंगे वो है कांस्य युगीन सभ्यता। अगली सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। तांबे के बाद में जब तांबे के अंदर मिश्र धातु बनाया गया तांबे का, जिसके अंदर टिन मिलाई गई, तो वो कांसा बन गया। और अगली जो सभ्यता आ गई वो है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, इसका राजस्थान के अंदर एक बड़ा स्थान मिलता है जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता जो स्थित है, इस कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, ये आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा सभ्यता।
कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके अलावा अगर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ देखा जाए, शाब्दिक अर्थ, तो वो होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। ये किसका शाब्दिक अर्थ है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपके स्थित है घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी आप बोल सकते हो, प्राचीन समय में यहां पर सरस्वती नदी बहती थी, तो घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे स्थित कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता है। ये जो आपके कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक पार्ट है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, उसी का भाग है कालीबंगा सभ्यता। और एक व्यक्ति थे जिसका नाम था ओरेल स्टाइल। ओरेल स्टाइल ने क्या किया है? घग्गर नदी का सर्वेक्षण, इन्होंने क्या किया था? घग्गर नदी का सर्वेक्षण। घग्गर नदी का सर्वेक्षण किन्होंने किया था? ओरेल स्टाइल ने। सबसे पहले अगर कालीबंगा की जानकारी दी थी तो वो दी थी एलपी टेसीटोरी ने। एलपी टेसीटोरी ने सर्वप्रथम कालीबंगा की जानकारी दी। कालीबंगा की जानकारी दी। और फिर यहां पर कालीबंगा की जो खोज की थी वो की थी 1952 में अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने क्या की थी? कालीबंगा की खोज की थी। कब की थी? 1952 के अंदर। और सबसे पहले जानकारी किन्होंने दी थी? एलपी टेसीटोरी ने इसकी जानकारी दी थी। ये जो कालीबंगा सभ्यता है, ये किस सभ्यता का एक पार्ट है? ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक पार्ट है। इसका जो उत्खनन किया था वो किया था बीवी लाल बीके थापर और एमडी खरे ने। बीवी लाल बीके थापर और एमडी खरे ने किस सभ्यता का उत्खनन किया है? आपके कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था। किन्होंने? बीवी लाल बीके थापर और एमडी खरे ने। आपके कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन इन्होंने किया था। अब डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे कहा है डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने क्या कहा है? कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को। और किन्होंने कहा था? आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा है? कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। यहां पर जो उत्खनन किया गया था वो 5 स्तरों के अंदर किया गया है।
5 स्तरों के अंदर 5 लेयर मिली है, यहां पर 5 परतें मिली है। 5 परतों के अंदर क्या किया गया था, आपके कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। यहां पर शहर है वो 2 भागों में बंटे हुए मिले हैं। शहर 2 भागों में विभाजित मिले हैं, जिसमें आपके एक तो है पश्चिमी भाग, जो क्या है दुर्गीकृत, दुर्ग है पश्चिमी भारत के अंदर, बड़े मकान है, बड़े बड़े महल जैसे दुर्ग है। और दूसरी साइड है पूर्वी भाग, और पूर्वी भाग क्या है दुर्गीकृत, और पूर्वी भाग क्या है दुर्गीकृत। और यहां पर फिर कौन रहते होंगे, जन आवास, यहां पर क्या है जन आवास। जहां पर दुर्गीकृत है वहां पर कौन है जन आवास रहते होंगे, और जहां पर दुर्गीकृत है वहां पर कौन रहते होंगे, आपके वो बड़े संपन्न वर्ग के या जो राजशाही व्यक्ति होते हैं वो यहां पर रहते होंगे। इसके अलावा कालीबंगा है, ये जो इसके शहर है ये दोनों अलग अलग चार दीवारी से घिरे हुए थे। इनके जो शहर है या दोनों भाग अलग अलग चार दीवारी से घिरे हुए हैं। अब यहां से क्या क्या मिलता है, एक बात और, जो कालीबंगा है ये पाकिस्तान के कोटदीजी शहर के समान है। पाकिस्तान के अंदर एक सभ्यता मिली है कोटदीजी, वहां के समान कौन सी आपके सभ्यता है राजस्थान की, वो है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता कोटदीजी के समान है। अब देखते हैं यहां से क्या क्या मिला है। ये तो कालीबंगा की नॉर्मल बात होगी, साक्ष्य देखिए अगर यहां से क्या क्या मिला है। तो यहां से एक तो सबसे पहले नगर के अंदर जैसे ही एंट्री करते हैं तो वहां पर है द्वारपाल कक्ष। द्वारपाल कक्ष मिला है। नगर के अंदर जैसे ही अपने प्रवेश करेंगे तो वहां पर एंट्री होगी, और एंट्री करते इसमें क्या कौन सा कक्ष बना है, द्वारपाल कक्ष। हल से जुते हुए खेत के अवशेष मिले, हल से जुते हुए खेत के अवशेष। दो एक साथ दो फसलें बोते थे, एक साथ दो फसलों के अवशेष या दो फसलें बोते थे। एक साथ दो फसलें बोते थे, जैसे एक तो हल की लाइन ऐसे मिली है, दूसरी तरफ हल की लाइन ऐसे मिली है, तो एक साथ कितनी फसलें बोते थे, दो फसलें बोते थे। इसलिए कैसे हल के आपके समकोण के ऊपर मिले हैं। सड़कें सभी समकोण के ऊपर होगी, सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग है, और सिंधु घाटी सभ्यता में सभी सड़कें कैसी थी, समकोण पर थी। इसके अलावा और क्या मिला है, यहां से मिली है कच्ची ईंटें। कच्ची ईंटें, और कैसी है वो, अलंकृत है। कच्ची ईंटें कैसी, आपके अलंकृत, डिजाइनें बनाई गई है ईंटों के ऊपर, अलंकृत ईंटें हैं, कच्ची ईंटें हैं। इसके अलावा यहां से मिली आपके लकड़ी की नालियां, पक्की ईंटों की बनी हुई है कुछ नालियां, और कुछ नालियां किसकी बनी हुई है, लकड़ी की नालियां। सुस्पष्ट जल निकासी, सुस्पष्ट जल निकासी, ये तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता में सभी स्थानों से मिलती है। इसके अलावा यहां से मिले हैं 7 अग्निकुंड, 7 अग्निकुंड किस सभ्यता से मिले हैं, आपके कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा है युग्मित समाधान, एक साथ
शव को दफनाया गया है। महिला और पुरुष का युग्म है, वहां पर शव का अवशेष मिला है। इसके अलावा 6 छेद वाली एक खोपड़ी, 6 छेद वाली खोपड़ी, जो किसका उदाहरण, एक बालक की खोपड़ी है। और ये किस चीज का उदाहरण हो सकती है, शल्य चिकित्सा का। शल्य चिकित्सा का उदाहरण हो सकती है ये खोपड़ी आपके। इसके बाद में और क्या मिलता है, यहां से मिलते हैं आपके बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे। और वो मोहरे कहां की है, मेसोपोटामिया की। किस सभ्यता से संबंध है उन मोहरों का, मेसोपोटामिया से। सील है, मोहरे हैं, कोई भी अगर अपने सामान लाए तो उसके ऊपर सील लगी होती है, मोहर लगी होती है, वैसी आपको क्या मिली है, मोहरे मिली है। और किस सभ्यता से संबंध है इसका, मेसोपोटामिया से इसका संबंध है। इसके अलावा और यहां से मिले हैं भागते हुए बेल की मरण मूर्ति, भागते हुए बेल की मरण मूर्ति। भागते हुए बेल की क्या मिली है, मरण मूर्ति मिली है। किस सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से। और यहां से भूकंप के अवशेष मिले हैं, भूकंप के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहां से मिले हैं कपास के अवशेष, कपास की कृषि का सर्वप्रथम कपास की कृषि का सर्वप्रथम उल्लेख कालीबंगा से मिला है। उल्लेख कहां पर हुआ है, सर्वप्रथम आपके जो बीजी गई है कपास, जो उगाई गई है कपास, वो कहां पर है, आपके कालीबंगा के अंदर सबसे पहले बोई गई है कपास। इसके अलावा यहां पर 1985 में, और कपास को बोला जाता था सीडन, कपास को क्या बोलते थे ये लोग, सीडन बोलते थे। 1985 में भारत सरकार ने कालीबंगा में संग्रहालय बनाया है, संग्रहालय स्थापित किया। तो यहां पर जितना भी सामान मिला है उस संग्रहालय के अंदर रखा गया है। और यहां पर क्या बना दिया गया है, म्यूजियम बना दिया गया है, संग्रहालय बना दिया गया है। कालीबंगा का जो भी सामान है वो यहां पर रख दिया गया है। इसके अलावा और कालीबंगा के कौन कौन से स्थान मिलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता के, तो उसके अंदर आपके एक तो आएगी सोंधी सभ्यता, सोंधी सभ्यता कहां पर है, बीकानेर के अंदर। और इसका उत्खनन भी किन्होंने किया था, ए घोष ने, यानी अमलानंद घोष ने क्या किया था, इस सभ्यता का उत्खनन किया था। इसके अलावा और अगर सेंटर देखें तो पुगल बीकानेर के अंदर है और साबनिया बीकानेर के अंदर, ये दोनों भी किसके सेंटर आपके, कालीबंगा के या हड़प्पा या कांस्य युगीन सभ्यता के आपके स्थान है। और इस सोंधी सभ्यता को अमलानंद घोष ने कहा था कालीबंगा प्रथम, यानी उनका मानना था कि यहां पर पहले व्यक्ति रुके थे, बाद में कालीबंगा के अंदर गए थे। तो ये आपके होगी कालीबंगा प्रथम। ये हो गया आपके कांस्य युगीन सभ्यता जो अपने राजस्थान के अंदर प्रमुख प्रमुख देखते हैं। इसके अलावा हनुमानगढ़ में है रंग महल, वो भी कहां पर स्थित है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। अब अपने देखते हैं लोहा युगीन सभ्यता। सबसे पहले पत्थर, पत्थर के बाद तांबा, तांबे के बाद कांसा, कांसे के बाद क्या आ गए, लोहा।
यानी लोह युगीन सभ्यता, जैसे वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लोह युगीन सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो अपने वैदिक सभ्यता के जो स्थान मिलते हैं, वैसे तो लोह युगीन सभ्यता आपके उत्तर वैदिक की है, वैदिक के अंदर तो लोहा मिला ही नहीं, उत्तर वैदिक के अंदर मिला है। तो जो अपने वैदिक सभ्यता के जो स्थान मिलते हैं वो मिलते हैं गंगानगर के आसपास। गंगानगर के आसपास, गंगानगर में कौन कौन सा क्षेत्र? एक तो आपके तक 64, एक तरखान वाला डेरा, तरखान वाला डेरा, और इसके अलावा आपके मिलेंगे अनूप शहर। यहां पर कौन सी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? वैदिक सभ्यता के। यहां पर किस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? वैदिक सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। अनूपगढ़, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64, ये गंगानगर के अंदर स्थान स्थित है। और यहां पर किस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? आपके वैदिक सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। और वैदिक सभ्यता के बाद में जो काल आया था वो आया था महाजनपद काल। अगला कौन सा काल आ गया आपके? महाजनपद काल। नेक्स्ट है महाजनपद काल। महाजनपद काल के अंदर राजस्थान में कौन कौन से स्थान थे उनको अगर देखा जाए तो पहला है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद है, यह आपके स्थित था वर्तमान अलवर है जयपुर के अंदर। वर्तमान अलवर व जयपुर के अंदर कौन सा जनपद स्थित था? यह महाजनपद था, आपके मत्स्य महाजनपद। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो थी विराटनगर। राजधानी कौन सी होती थी? विराटनगर, जो अपने वर्तमान कहां स्थित है? जयपुर के अंदर। विराटनगर जो अपने वर्तमान जयपुर के अंदर स्थित है। एक महाजनपद हुआ करता था सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद। और सूरसेन महाजनपद ये अपने राजस्थान के किस क्षेत्र में था? तो ये था आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली वाले क्षेत्र में। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली वाले क्षेत्र में कौन सा महाजनपद था? आपने ये सूरसेन महाजनपद था, जो यूपी के साथ अपनी सीमा लगती है वहां पर था। और इस सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी मथुरा। इसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा और भगवान कृष्ण यहाँ के राजा हुआ करते थे। तीसरा जो महाजनपद मिलता है अपने राजस्थान से संबंध, उसका नाम है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद। और कुरु महाजनपद के अंदर आता था अपना अलवर का उत्तरी भाग। अलवर का उत्तरी भाग। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो थी इंद्रप्रस्थ। राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। आपके कुरु महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? इंद्रप्रस्थ। तो ये अपने महाजनपद
बड़े महाजनपद इतने थे, इसके बाद में जनपद हुआ करते थे। ये तो आपके महाजनपद हो गए। और जनपदों की अगर बात की जाए तो वो है सीवी जनपद। जनपद में कौन सा आ गया आपके? सीवी जनपद। सीवी जनपद। और ये जो सीवी जनपद है ये कहां पर हुआ करता था? ये था मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। किस क्षेत्र में है? मेवाड़ का प्राचीन नाम है सीवी। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर था आपके सीवी जनपद। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो थी माध्यमिका। माध्यमिका, या इसी माध्यमिका का फिर बाद में नाम हो गया था नगरी, जो वर्तमान कहां पर स्थित है? चित्तौड़ के अंदर। वर्तमान चित्तौड़ के अंदर स्थित है माध्यमिका या नगरी। और इस माध्यमिका या नगरी की जो खोज की थी वो की थी कार्लाइल ने। इसकी खोज किन्होंने की थी? कार्लाइल ने। कार्लाइल ने क्या की थी? इसकी खोज की थी आपके। इसका उत्खनन वगैरह किया था डीआर भंडारकर ने। ये उत्खनन लिख दिया। ये तो कार्लाइल ने क्या किया? इसकी खोज की है। और इसका जो उत्खनन किया था वो किया था डीआर भंडारकर में। डीआर भंडारकर ने आपके क्या किया था? सबसे पहले मध्यमिका का खोज किया था। और ये राजस्थान का पहला उत्खनित शहर है। राजस्थान का पहला उत्खनित शहर। उत्खनित शहर कौन सा है आपके? नगरी या मध्यमिका। कौन सा शहर है आपके? नगरी या मध्यमिका। और इससे पता चलता है कि ये पहले क्या था? एक बौद्ध केंद्र था। मध्यमिका एक बौद्ध केंद्र था। बौद्ध धर्म का केंद्र था। और यहां से अपने एक अभिलेख मिलता है, बड़ली अभिलेख। और बड़ली अभिलेख के अंदर यह बताया गया है कि क्या था? एक जैन, बाद में एक जैन केंद्र बन गया था। पहले बौद्ध था, बाद में क्या हो गया? जैन केंद्र बन गया था। जो ये अपने मध्यमिका जनपद या सीवी जनपद के बारे में। अगला जो आपके जनपद आता है वो है मालव जनपद। मालव जनपद। और जो मालव जनपद है ये आपके आसपास स्थित था, टोंक के आसपास। एक तो नगर है टोंक के अंदर, और एक टोंक के अंदर है इस मालव जनपद के अंदर को इसके आसपास था। ये टोंक के आसपास था। इसे खेड़ा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किस सभ्यता के नाम से? खेड़ा सभ्यता। खेड़ा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा इस मालव जनपद में स्थान पड़ता है रेड। और रेड भी कहां पर है? टोंक के अंदर। और यहां से क्या मिले हैं? सर्वाधिक लोहे के उपकरण, सर्वाधिक सिक्के मिले हैं यहां से। और सर्वाधिक सिक्के मिलने के कारण रेड को कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। रेड को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से रेड को जाना जाता है। इसके अलावा ये जो रेड था इसका उत्खनन किया था कैलाशनाथ पुरी ने। इसका उत्खनन किया था कैलाशनाथ पुरी ने। इसके अलावा एक योद्धे महाजनपद हुआ, योद्धे जनपद हुआ करता था, जो आपके हनुमानगढ़ गंगानगर में स्थित था। ये आपके यहां पर क्या हुआ करते थे? जनपद हुआ करते थे। प्रमुख प्रमुख जनपद है।
अब अपने इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें और देख लेते हैं। लास्ट में कुछ छोटी मोटी जो सभ्यता बची है वो स्थान देखनी है, जहां जहां पर स्थान स्थान देखनी है अपनी, कौन सी सभ्यता कहां पर स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण, अब लिख लो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में नंबर 1 है पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता कहां पर स्थित है? ये पीलीबंगा सभ्यता ये आपके हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर। यहां से पीले रंग की चूड़ियां मिली है। एक सभ्यता है आपके रंग महल सभ्यता। रंग महल सभ्यता, और रंग महल सभ्यता कहां पर स्थित है? ये भी आपके हनुमानगढ़ के अंदर है। रंग महल सभ्यता भी कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है रंग महल सभ्यता। नेक्स्ट जो है वो है आपके गुरारा सभ्यता। गुरारा सभ्यता, और जो गुरारा सभ्यता है ये आपके सीकर के अंदर, ये गुरारा सभ्यता कहां पर स्थित है? सीकर के अंदर स्थित है गुरारा सभ्यता। एक सभ्यता है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता, और सुनारी सभ्यता कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। सुनारी सभ्यता कहां पर स्थित है? झुंझुनू के अंदर। और झुंझुनू के अंदर कौन सी नदी बहती है? कांतली नदी। तो ये आपके कांतली नदी के किनारे है। और कैसी सभ्यता है? ये आपके लोहे युगीन सभ्यता। सुनारी सभ्यता कैसी सभ्यता है? लोहे युगीन सभ्यता। इसके अलावा एक सभ्यता है नालीसर सभ्यता। नालीसर सभ्यता, और नालीसर सभ्यता है जयपुर के अंदर। नालीसर सभ्यता कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। और जयपुर के अंदर एक सभ्यता और है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता, और जोधपुरा सभ्यता कहां पर स्थित है? यह भी आपके जयपुर के अंदर स्थित है। जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं है, कहां पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। साबी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? साबी नदी है जयपुर के अंदर। सेवर की पहाड़ियों से जिसका उद्गम होता है, वहां पर इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता। इसके अलावा एक सभ्यता है नोह सभ्यता, और जो नोह सभ्यता है ये आपके भरतपुर के अंदर, और किस नदी के किनारे है? रूपारेल नदी के किनारे। रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। और यहां से 1.5 मीटर ऊंची यक्ष देवता की मूर्ति मिली है, जिसे जो आपके जाखम बाबा कहा गया है। यक्ष देवता की मूर्ति मिली है जिसे क्या कहा गया है? जाखम बाबा नाम दिया गया है। एक सभ्यता है श्रीपथ या बयाना सभ्यता। श्रीपथ या बयाना सभ्यता, और ये जो सभ्यता है ये आपके श्रीपथ या बयाना कहां पर पड़ता है? भरतपुर में। तो भरतपुर की सभ्यता है श्रीपथ या बयाना सभ्यता। और ये जो सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है? यहां पर नील नदी के लिए जाना जाता है। नील की खेती के लिए प्रसिद्ध, या नील की खेती के अवशेष मिले हैं। आप तो ऐसे देखना, नील की खेती के क्या मिले हैं?
अवशेष मिले हैं। किस सभ्यता से? बयाना सभ्यता या श्रीपत सभ्यता कहां पर स्थित है? भरतपुर के अंदर जो स्थित है। एक सभ्यता है दर सभ्यता। दर सभ्यता ये भी कहां पर है? भरतपुर के अंदर। एक सभ्यता है आपके रेड सभ्यता, जो रेड के बारे में चलो बता दिया, थोड़ा लिख देते हैं यहां पर। रेड सभ्यता, और रेड सभ्यता कहां पर है? टोंक के अंदर। रेड सभ्यता कहां पर स्थित है? टोंक के अंदर। किस नदी के किनारे है? तो ये आपके ढील नदी के किनारे है। रेड सभ्यता किस नदी के किनारे है? ढील नदी के किनारे। कौन सी नदी है? रेड सभ्यता ढील नदी के किनारे। और इसको क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का टाटा नगर किस सभ्यता को कहा जाता है? रेड सभ्यता को कहा जाता है। एक है नगर सभ्यता, यह भी टोंक के अंदर है। नगर सभ्यता कहां पर है? टोंक के अंदर। एक आपके खानपुर सभ्यता या खानपुरा सभ्यता, और इसी के साथ एक ध्यान रखना चंद्रावती। खानपुरा और चंद्रावती, और दोनों के दोनों कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। दोनों की दोनों सभ्यता कहां पर है? खानपुरा और चंद्रावती सभ्यता झालावाड़ के अंदर स्थित है। एक आपके गर्दड़ा सभ्यता, गर्दड़ा सभ्यता, और जो गर्दड़ा सभ्यता है ये बूंदी के अंदर। गर्दड़ा सभ्यता कहां पर स्थित है? बूंदी के अंदर। किस नदी के किनारे है? तो ये आपके छाजा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? छाजा नदी के किनारे स्थित है। और यहां पर देश की प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है। यहां पर क्या मिली है? देश की प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग मिली है, यानी पक्षी पर सवार आदमी। और यहां पर क्या मिली है? सेल चित्र मिले हैं, पत्थरों पर खींची गई, पत्थरों पर बनाई गई चित्र मिले हैं। एक सभ्यता है ईसवाल सभ्यता। एक आपके सभ्यता मिलेगी ईसवाल सभ्यता। यहां पर लिख रहे ईसवाल सभ्यता, चलने से यहां पर लिख देते हैं ईसवाल सभ्यता। और ये जो ईसवाल सभ्यता है यह है उदयपुर के अंदर। और यहां से क्या मिले हैं? ऊंट के दांत के अवशेष। ऊंट के दांत के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? आपके ईसवाल सभ्यता से मिले हैं। ऊंट के दांत के अवशेष मिले हैं ईसवाल सभ्यता से। और गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है, और ओंजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में अपने कर चुके हैं। एक आपके जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर स्थित है ओला सभ्यता। और ओला सभ्यता से आपको क्या मिले हैं? चूहे के दांत के अवशेष। ओला सभ्यता से क्या मिलते हैं? चूहे के दांत के अवशेष। तो ये होगी अपने जितने भी राजस्थान की सभ्यता थी, उन सभ्यताओं के बारे में हो चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।